जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की वार्ड में जलने के बाद 2 दिन आईसीयू में एडमिट रही। सोमवार को सवेरे उसकी मौत हो गई। सुनिए डॉक्टर ने क्या कहा। अचानक हम बैठे थे यार, कूक के एकदम बाहर गए। मैं देखे चोर आगे दिखे, लगा ऐसे ही 2-3 बजी रात की। लगने का कोई सिस्टम नहीं। हाँ, ये देखो कि लगी किस वजह से। आप कहाँ थे ये बोले आप बोलो ना, आप यूपी है ना, नर्सिंग स्टाफ कौन है यहाँ पर? घटना सामने आई है, एक महिला की जो है मृत्यु हो गई है। 2 दिन पूरे जुलूस की थी। क्या है मौत का कारण सर? देखिए, जांच कमेटी जो बनाई गई थी, उस जांच कमेटी में उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं मिला। उस शॉर्ट सर्किट कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट नहीं था, कोई बिजली में कोई उपकरण में शॉर्ट सर्किट नहीं था। महिला की जो संभवतः जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है, कारण वहाँ पे उसके अटेंडेंट द्वारा स्मोकिंग करने के कारण, आग लगने के कारण उसकी झुलसना हुआ। महिला अपने आप में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट थी और उसको क्रोनिक लिवर डिजीज़ हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में थी और सेप्सिस में थी। उसको तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहाँ वो अपनी बीमारी से और सीरियसनेस की कंडीशन से आज सुबह लगती है। हॉस्पिटल प्रशासन और डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट के अनुसार यह आग मरीज के अटेंडर की लापरवाही के चलते लगी है। लेकिन क्या मरीजों को पहले से निर्देश नहीं दिया जाता? क्या इन अटेंडरों को या इनके परिजनों को यह जानकारी या सुरक्षा के उपाय पहले नहीं बताए जाते? सुन रहे हैं आप ये रुदन, ये दर्द अपनों का है। क्या गलती है इस बच्चे की जिसने अपने मां को खोया? ये परिजन उस महिला के हैं जिसे कुछ दिन पूर्व इस बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। आज इस बच्चे ने अपनी मां को खो दिया। मौत का कारण महज बीमारी ही नहीं, बल्कि हॉस्पिटल के स्टाफ की बड़ी लापरवाही है। 2 दिन पहले हॉस्पिटल में ही अचानक आग लगने से महिला बेड पर ही झुलस गई। पहले से बीमार महिला की हालत और गंभीर हो गई थी। ऐसे में मरीज को त्वरित डॉक्टर की सहायता मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। गौरतलब हो कि लंबे समय तक आग से झुलसी इस महिला को आईसीयू में एडमिट करने के लिए इंतजार करना पड़ा। इस वार्ड में हॉस्पिटल का कोई स्टाफ था ही नहीं। दूसरे वार्ड से बुलाकर महिला को मदद दी गई। बहरहाल महिला अकस्मातिक लगी आग से बुरी तरह झुलस गई थी, जिसके 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद आज मौत हो गई। हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते आज एक परिवार तबाह हो गया। ये पिता पुत्र अनाथ हो गए। फिर भी हॉस्पिटल प्रशासन अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हुए इसे एक सामान्य घटना बता रहा है। आगजनी का कारण जो भी हो, यदि मृतक महिला के वार्ड में कोई हॉस्पिटल स्टाफ रात्रि के समय मौजूद रहता तो शायद आग लगने से रोका जा सकता था या मरीज तक पहुंचने से प्रतिबंधित किया जाता, लेकिन ऐसा न हो सका। जब वार्ड में बीड़ी पी जा रही थी, जिस तरह आप बता रहे हैं, क्या उस समय मेडिकल स्टाफ वार्ड में मौजूद नहीं था, इस कारण इस तरह की घटना हुई? देखिए, जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है, कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें मौजूद मेडिकल लोग भी मौजूद थे, पर संभवतः रात के करीबन ये 2:30-3 बजे की घटना है और वो एक चैम्बर, क्यूबिकल चैम्बर था, बंद चैम्बर था। इस कारणवश शायद उनको जो स्मेल होती है बीड़ी की, वो बाहर नहीं आ पाई प्रॉपर तरीके से। इस कारण वो डिटेक्शन नहीं हुआ। हालांकि हमने निर्देश दिए हैं कि आगे से गार्ड्स और इन सब जहाँ पे भी सेंसिटिव जगह है वहाँ पे उनकी चेकिंग की जाएगी, अटेंडेंट्स की, और रेगुलर पीरियड पे इनकी सब जो बिस्तर हैं, जो अंदर खांचों में होते हैं, जो क्यूबिकल्स में होते हैं, उनकी रेगुलर चेकिंग की जाएगी। सर, आप कैसे नतीजे में पहुंचे कि वहाँ पे मीडिया थी? आपको हम नतीजे में नहीं पहुंचे, ये कमेटी नतीजे में पहुंची है। हाँ, कमेटी को सबूत भी मिले हैं। उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स भी शायद थी, जिसमें कि जली हुई तिलियाँ पूरी बिखरी पड़ी थी सुबह के वक्त जब ये हादसा हुआ उस समय, और बीड़ी के अवशेष भी मिले थे।
आप परिवार के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने वाले? हमने पुलिस में ये दी है कि जो कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस में एक बेसिक हमने एक कंप्लेंट लिखी है और जिसको अभी आज ही भेजा जाएगा कि ऐसे हादसा आगे में ना हो और इसके लिए जांच करी जाए और दोषी को पुलिस पकड़ करके बात करे, जिससे कि और जो मरीज रिस्क पे आ गए, खुद का मरीज तो रिस्क पे वही है, बाकी मरीज भी रिस्क पे आए थे, उसको घटना को तुरंत रूप से रोका जाए और आगे भी इसकी चीज़ों का ध्यान रखें। कमेटी की रिपोर्ट में तार जलने का कारण क्या बताया? क्योंकि विजुअल में तार ही जले हुए दिख रहे हैं। देखिए, वो कमेटी का मानना है कि वो तार एक सैचुरेशन प्रोब था। सैचुरेशन प्रोब में फोटो लाइट होती है, उसमें करंट की मात्रा इतनी नहीं होती क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो, इसलिए वो तार बेडशीट जलने से जला हुआ दिख रहा है, न कि इसमें शॉर्ट सर्किट का। ये कमेटी ने पूरे गहन जांच पड़ताल करके हमें रिपोर्ट की। उसमें सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया कमेटी द्वारा। कमेटी के पास था, कमेटी ने पूरा सीसीटीवी फुटेज खंगाला है। इसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं, कुछ नर्सिंग कर्मियों को जी वापस बहाल। इसीलिए जब कमेटी की रिपोर्ट में उस नर्सिंग कर्मियों के बारे में जो बात की गई थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने तत्परता से एक्शन लिया है और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाई और आगे हादसा जो बहुत बड़ा हो सकता है उसको टाला गया और तुरंत पेशेंट को 15 मिनट के अंदर, जब वो पेशेंट उसमें आई सीरियस हुई, उसको 15 मिनट के अंदर आईसीयू शिफ्ट कर दिया गया। इसलिए उसको उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे वापस बहाल किया। सीसीटीवी फुटेज में बीड़ी पीते हुए दिख रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज में आईसीयू वार्ड या कोई भी वार्ड के अंदर सीसीटीवी नहीं लगते हैं एज पर रूल्स, वो बाहर की तरफ ही लगाए जाते हैं, जो जिसकी वजह से हमें ये पकड़ में आता है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। पर एक कोई सीसीटीवी फुटेज इस कमेटी ने ही देखा है सारा, तो कमेटी ही इस बारे में निर्णय लेगी। हॉस्पिटल की इस लापरवाही ने एक महिला को मौत के मुंह में धकेल दिया। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन ने परिजनों को ही दोषी माना है, लेकिन ऐसे में उनका खुद का स्टाफ वहां नदारद क्यों था, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। क्या इस घटना का जिम्मेदार हॉस्पिटल नहीं? क्या ऐसे अस्पतालों और उनके सरकारी स्टाफ पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या अस्पताल पर गैर इरादतन हत्या का आरोप नहीं बनता? ब्यूटिशियन अनीता चौधरी के बहुचर्चित हत्याकांड के 22 दिन बीत जाने के बाद सरकार और पीड़ित पक्ष में अब समझौता हो गया। अतः कुड़ी भक्तासनी में स्थित वीर तेजाजी मंदिर में चल रहे धरने को आज समाप्त कर दिया गया है। क्या तो लंबे समय से अनीता चौधरी मर्डर एक मिस्ट्री बना हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा इस जघन्य हत्याकांड के मामले की सीबीआई जांच की मांग को अब स्वीकार कर लिया गया है। जिन्हें प्रयास किया यहाँ आए, मतलब इनके मन के अंदर ही पीड़ा थी, भाई मैं जाकर संभालूं। तमाम उन नेताओं को, इन लोगों को, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, और सर्व समाज को, उन महिला नारी शक्ति को जो पहले दिन से लगी हुई थी, हो सकता है कि आज वो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन सबका योगदान थोड़ा थोड़ा शुरू से पहले दिन से रहा, नहीं तो मामला इतना आगे बढ़ता ही नहीं। तो मैं तमाम लोगों को मेरी तरफ से, इन परिवार की तरफ, सबकी तरफ से धन्यवाद कि उन सब ने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया और सबके सहयोग से ही आज बड़ी जीत इस पीड़ित परिवार को मिली है। इसमें कोई पॉलिटिकल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं आया। यहाँ हम चाह रहे थे कि इस पीड़िता को न्याय कैसे मिले, दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो, राजस्थान के अंदर पुनरावृत्ति नहीं हो। जिस बेरहमी से कत्ल किया गया, ऐसे कत्ल राजस्थान में परंपराएं नहीं रही, तो ये नई परंपरा नहीं पड़ेगी। लोग फिर अगर आप इस गिरोह का खुलासा नहीं करोगे, पीछे पर्दे के पीछे कौन लोग हैं, ये भंवरी कांड से भी बड़ा कांड मुझे नजर आ रहा है और निश्चित रूप से बहुत से लोग इसके अंदर नप जाएंगे। को भाई संपत को, राजू खोजा, हमारी जो टीम यहाँ लगी हुई थी सारी की सारी, इनको मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि पहले ही दिन से बार बार इनको, जैसे पोस्टमार्टम पुलिस ने करवाया इनकी अनुपस्थिति के अंदर, फिर अंतिम संस्कार करने के लिए भारी लवाजमा यहाँ पे आया, लेकिन ये डरे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं और संघर्ष करते रहे। आज इनके संघर्ष की जीत है और इसी तरह हौसला हमें आगे भी बना के रखना होगा। जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ हम सब लोग पहुँचेंगे, न्याय दिलाएंगे हर पीड़िता को। और एमएलए साहब हमारे जोशी जी जो आए, इनका भी इस बात का धन्यवाद कि ये सपोर्ट करने के लिए हम सब मिलके नए राजस्थान का निर्माण करें, जिसके अंदर कभी नारी पे अत्याचार नहीं हो। और अब इस धरना चल रहा है 20 दिन से, इसको धरने के समापन की हम लोग मिलकर घोषणा करें। अब धरना समाप्त किया जाता है। अब अंतिम संस्कार के लिए जो कानूनी प्रक्रिया, उसके तहत अब अंतिम संस्कार के लिए परिजन और सब लोग मिलकर आज ही अंतिम संस्कार इसका करवाएंगे। जैसे भाई हनुमान जी बेनीवाल, मैं, आदरणीय देवेंद्र जी और सर्व समाज के 36 कौम के लोगों ने सब हम लोग मिलकर
इनके पूरे परिवार की मदद करेंगे और बोल 51 लाख रुपए की घोषणा कर दिए। और भी जो है सर्व समाज के लोग और या दूसरा जाट समाज के लोग या दूसरा सोचकर और भी कोई आवश्यकता होगी तो इस ऐसा दुख की घड़ी में पूरा जाट समाज और पूरा 36 का 36 कौम समाज इस या दूसरे परिवार के साथ में खड़ा है। एक आपके माध्यम आए थे से हमारे पास में हमारी मदद करने के लिए, जब बातचीत हुई थी इन्होंने मांगे वगैरह हमने इनके सामने पेश की थी, क्या की गई, उससे पूरा राजस्थान देल गया और जिस तरह शव के टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया और परिजन लगातार 20 दिन से पहले एम्स के बाहर धरना देने का प्रयास किया, वहाँ इनको नहीं देने दिया गया, फिर वहाँ गए आपके भगत की कोठी, वहाँ से इनको हटा दिया। तो वीर तेजाजी मंदिर कुड़ी भक्ताश्री के अंदर जो पिछले कई दिन से बैठे हैं और दुर्भाग्य की बात है को दिवाली भी इन लोगों ने यहाँ पे मैं जो तमाम टीम है यहाँ जो इसको लेके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनको तो मैं धन्यवाद दूंगा कि और परिजनों को भी धन्यवाद इस बात का, अनीता जी के पति मनमोहन जी और उनके बेटे को, कि हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई का ही परिणाम है कि राजस्थान की सरकार ने इनकी बात सुनी। हम सब के संघर्ष का ही परिणाम है हम सब लोगों के कि भाई इस मामले के अंदर मोटा मोटा इनकी जो मांग थी कि एक बार इसकी सारी परतें खुलनी चाहिए। इसमें कई लोग और आ रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इस तरह सब के टुकड़े करके नहीं कर सकता और वहाँ ब्लड नहीं मिले, सारा कुछ नहीं हो, इसमें कहानी अलग नज़र आ रही है और कहानी जो आ रही है उसमें कई सफ़ेद पोश लोग भी पीछे नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई जांच करे, ये प्रमुख डिमांड थी कि मामला सीबीआई को जाए, सीबीआई जांच करे। दूसरी डिमांड इनकी थी कि यहाँ कुछ एसएचओ डीसीपी के बारे में इनकी डिमांड थी, भाई इनके रहते हुए काम ठीक नहीं हुआ या मुलजिम टाइम पे नहीं मिल, जो इनकी बात थी। दूसरा मुद्दा इनका ये था पुलिस अधिकारियों का। और तीसरी मुआवजे की मांग थी कि कंपनसेशन राजस्थान सरकार और बाकी लोग मिलकर करें। और चौथी नौकरी की बात थी। तो करीब करीब रात को मोटे मोटे तौर पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए, ओसियाँ विधायक भैराराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी और इन सब की हमारी बात हो गई। रात को बात तय हो गई थी, रात को धरना स्थल पे कमिश्नर जोधपुर और ओसियाँ विधायक आ गए थे, सारी बातों में सहमति बन गई। और चूँकि रात को कन्फर्मेशन 3-3:30 बजे हुआ नहीं, तो सुबह 7 बजे कन्फर्मेशन हो गया और जो इनकी मांगे थी वो करीब करीब इनकी मांगे परिजनों की मान ली गई। और आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र करने की घोषणा सरकार करेगी। बाकी की जो बात है, जो घोषणाएं हैं और सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधिक रूप में हमारे बीच उपस्थित भैराराम जी और आलोक जी बैठे हैं यहाँ सरकार की तरफ से, तो और एमएलए साहब हमारे देवेंद्र जी जोशी, जो भी इस मामले के अंदर ये चाह रहे थे कि पहले दिन से कोई न्याय होना चाहिए और ये अन्यायवार परतें खुलनी। हर व्यक्ति चाहता है कोई कत्ल अगर होता है तो उस कत्ल के पीछे कौन लोग हैं वो पर्दाफाश होना चाहिए, हर सरकार की मंशा रहती है। तो मैं एमएलए साहब हमारे जोशी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस मामले के अंदर ये भी हमारे साथ खड़े हैं। और भैराराम जी, आगे की जो सरकार की तरफ से हमारी मांग क्या थी, सरकार ने कौन सी मांगे हमारी मानी है, वो भैराराम जी आपको प्रेस को संबोधित करेंगे। सर, सरकार की ओर से क्या रहा, किस तरीके, कौन कौन सी मांगे जो इनकी मानी गई और क्या क्या सरकार ने तय किया है? मैं सबसे पहले तो जो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर और जो शांति सिटी के नाम से जो जोधपुर शहर जाना जाता है, कि जिस प्रकार का जघन्य और एक जो बोलना चाहिए निर्मम हत्याकांड हुआ है, मैं इस हत्याकांड को जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूँ। जिस प्रकार से एक मानव शरीर के उनको काट काट कर टुकड़ों के अंदर जो एक विभत्स्य दृश्य है जिसको बोलिए आम आदमी देख नहीं सकता, इस प्रकार की घटना का एक सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। और इस घटनाक्रम का 36 की 36 कौम घोर निंदा करता है और भविष्य के अंदर भी इस प्रकार की घटना न हो। मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से और सभी समाज के 36 कौम से इस बात का मैं जो निवेदन करूंगा कि हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को घर के अंदर अच्छे संस्कार दिए जावे। जैसे बच्चा किन के साथ उठ रहा है, किन के साथ बैठ रहा है,
अपना परिवार का सदस्य किन के साथ जा रहा है और किन के साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार के शरीर के डेड बॉडी के टुकड़े काट काट कर फ्रीज में रखे गए, उस घटनाक्रम से भी आप और हम लोग सब परिचित हैं। इसलिए आपके जो चैनल के माध्यम से मेरा ये निवेदन रहेगा कि घर परिवार के लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझे और भविष्य के अंदर ऐसी किसी भी प्रकार का घटना को कोई ऐसा अपराधी जो इस प्रकार की घटना को अंजाम न दे सके, ये मेरी सर्व समाज से भी अपील है। और सरकार का जो रुख है वो पहले ही दिन से जो है सकारात्मक रुख रहा है। और मैंने पहले भी बताया था कि सरकार के चारों खाने और चारों दरवाजे जैसे बातचीत के लिए खुले थे। हमारे जो सांसद महोदय आदरणीय हनुमान जी कल पधारे, जैसे कहीं पर छोटा मोटा जैसे कोई कम्युनिकेशन गैप था, वो कम्युनिकेशन गैप भी दूर हो गया। हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब भी मौजूद है। जो सरकार की तरफ से घोषणा है, वो पहली घोषणा यह है कि इस परिवार को न्याय मिले, ये सबसे मुख्य मांग थी। और इस मुख्य मांग पर मैं आदरणीय भजन लाल जी को और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस मांग को मान लिया गया है। आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट आज ही रिकमेंडेशन कर देगी, ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा ये है कि इस परिवार को जो सरकार की तरफ से जो प्रतिकार राशि जो मिलेगी, और आदरणीय हनुमान जी, हम लोग और सर्व समाज के 36 कौम के लोग, हम लोग जैसे लगभग 51 जो लाख रुपए की सहायता इस परिवार की करेंगे। और तीसरी घोषणा, जो यहाँ के डीसीपी साहब है वो अभी हाल फिलहाल उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं, और अन्य भी कोई भी अधिकारी जो इस जो प्रकरण में यदि कहीं पर ढिलाई या कहीं पर लापरवाही यदि रखी गई है, तो एक जो संभागीय स्तर पर एक कमेटी बन रही है, वो संभागीय स्तर की कमेटी जांच कर लेगी। उसमें कोई भी अधिकारी जो दोषी होगा, वो कमेटी जांच कर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और इसके साथ में जो सीआई सरदारपुरा है, उनको वहां थाने से हटाकर ये दूसरा पुलिस लाइन में भेजा जाएगा, जिससे कहीं पर किसी भी प्रकार की जांच कोई प्रभावित नहीं हो। और इस परिवार के एक लड़के को संविदा के ऊपर ये दूसरा नौकरी दी जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि लगभग जो परिवारजन की और आप और हम सब की जो सर्व समाज 36 कौम की जो मांग थी, वो लगभग सरकार ने सारी मांगों को एक सकारात्मक रुख रखते हुए उन तमाम मांगों को मान लिया गया है। मैं आदरणीय जो भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, और सर्व समाज के जितने भी लोगों ने जो इस प्रकरण को लेके अपना धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, ये जैसे जहाँ पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय हनुमान जी जो बेनीवाल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी अपना व्यस्तम समय निकाल कर ये जैसे छोटा मोटा कई कम्युनिकेशन गैप रखा, वो भी आपने दूर किया। मैं आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी सरकार के सामने बात रखी, और अपनी बात रखकर जो सरकार के सकारात्मक रुख का एक पहलू रखा, और इस जो अप्रिय घटना हुई है, निर्मम घटना हुई है, इस घटना में इस परिवार को न्याय मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एडीजी जैसे भाई बंसल साहब को, जैसे राजेंद्र जी कमिश्नर साहब को, और पूरी कमिश्नरेट पुलिस को, और अभी हमारे साथ में आए हुए जैसे श्रीमान आलोक जी डीसीपी,
इनका भी शुरू दिन से ही, पहले ही दिन से इनका बहुत ही सकारात्मक रुख रहा और आज ये शांतिपूर्वक और सभी मांगों को मानते हुए इस धरने का हम आज ऐसा समाप्ति की घोषणा आज हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में जो हमने धरना प्रदर्शन आगे किया था, उसमें हनुमान जी के आने के बाद में 24 घंटे में लगे सरकार और प्रशासन ने हमारी मांगे स्वीकार कर ली गई है। तो हमारी जो सबसे प्रमुख मांग थी सीबीआई जांच की, वो उन्होंने मान ली है। हम अपना पूर्ण सहयोग सीबीआई को देंगे क्योंकि हमें पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कई चीज़ें गलत की थी, गलत थ्योरीज दी थी। अब हमें वो पूर्ण विश्वास है कि हमें और मेरी माता जी को न्याय मिल पाएगा। अब जोधपुर एसडीएम अस्पताल की मोर्चरी के पास मिला नवजात बालिका का शव मिलने के बाद एक बार फिर से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर फिलहाल शव को सीधे इमरजेंसी में ले जाकर रखवाया गया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया ने दी जानकारी। कहा, सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है पड़ताल। कल देर रात को कोई छोड़ गया है यहाँ पर। आवश्यक रिपोर्ट दर्ज करने के साथ की जा रही है। करीबन रात 11 बजे 1 बजे के आसपास एक नवजात की खबर आई कि वो जनाना विंग के सामने एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है, जिसको सीएमओ ने मुझे फिर अवगत कराया और सीएमओ ने फिर जाकर देखा तो वो एक बालिका थी और उस बालिका को तुरंत पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी से बात करके चेकअप कराया गया तो मृत बालिका लगभग 1 दिवस का अवधि के दौरान पाई गई। उसको उसमें ले लिया गया है और उसके बारे में छानबीन की जा रही है कि वो कहाँ से आई, कौन छोड़कर गया उस बालिका को। अभी जांच सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, चेक किया जा रहा है। अंदर खबर भी ले रहे हैं लेबर रूम से भी, कौन आदमी आया, कौन ने उस बालिका को यहाँ पे छोड़ दिया है। और ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है और ये बहुत गलत मैसेज जाता है। जो भी ये कर रहा है गलत काम कर रहा है। अस्पताल के अंदर इस तरह शिशु गृह में जिंदा बच्चियां और वो सब बच्चे तो हम तुरंत ले लेते हैं, पर इस तरह की घृणा बिल्कुल घृणा का कार्य है, घृणित कार्य है। और मैं फिर सब लोगों से यही बोलूँगा, कृपया ऐसा ना करें। बच्चे को दिखाने लाएं टाइम पे, अगर कोई समस्या हो तो डॉक्टरों को लाकर दिखाएं। ऐसे छोड़ कर जाना एक बड़ी कुटिल नीति दर्शाता है। समस्याएं बड़े अस्पताल है इसीलिए समस्याएं हैं। छोटी सी डिस्पेंसरी होती तो सबसे ज्यादा। देखिए, हादसा और ये समस्याएं तो इस अस्पताल में 20,000 लोगों का आवागमन है रोज का। इन 20,000 लोगों में हर जने की जिम्मेदारी, आने जाना रखना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या क्या चीज कर रहा है। प्रशासन इस बारे में सोच रहा है कैसे इनको रोका जाए, कैसे इन लोगों को कंट्रोल किया जाए। लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से लोगों को भी थोड़ी सी समझदारी आनी चाहिए कि ध्यान रखें, अस्पताल आप लोगों का ही है, आप लोगों की सेवा में लगा हुआ है। और अगर इस तरह करते हैं तो आपको हमारे प्रति तो क्या है, पर लोगों का विश्वास उठता है, जो कि बहुत ही गलत कार्य है। जिस अस्पताल जो सेवा दे रहा है, लगातार बचा रहा है लोगों को, कोविड में जिन्होंने हजारों जानें बचाई हैं, अगर हमारे अस्पताल के लिए अपन अच्छा नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे। नहीं, सुधार तो कार्यक्रम बहुत सारे चले हुए हैं, आप देख सकते हैं सुधार चल रहे हैं। बिल्कुल नए नए प्रोग्राम भी चल रहे हैं, डायग्नोस्टिक विंग्स बन रही हैं, सारी तरह की सर्जरी हो रही है इस अस्पताल में, ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। ये अस्पताल बहुत आगे जाने की उसमें है, तैयारी में। पर ये हमें चीज़ें सेटबैक करती हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग और सब हमारा सहयोग करें, जैसे कि हम इसको आगे ले जाएं, ना कि हम इसको पीछे लेकर जाएं। रही बात इन कार्यों को रोकने की, तो हम गार्ड्स को और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और तरीके की सोच रहे हैं, जिस तरह की सिक्योरिटी हम। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरसागर एरिया के सुखराम नगर में मेघवाल समाज के शमशान घाट के पास एक नवजात शिशु की कटी गर्दन मिली थी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो पाया कि आज सुबह मेघवाल समाज में किसी शिशु का देहांत हो गया था और चूंकि शव को सही तरीके से जमीन में नहीं दफनाया गया था, जिस कारण मोहल्ले के कुत्तों ने शव की ऐसी दुर्दशा कर दी। जोधपुर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने जोधपुर दौरे को लेकर आज एयरपोर्ट पहुंचे।
पत्रकार वार्ता में बताया कि मैं जोधपुर की विरासत को देखने आया हूं, जोपासनी स्कूल के कार्यक्रम को देखने आया हूं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ जोधपुर आए हुए हैं। सबको देखने आया हूँ। राजपूताओं का ये केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड ए लॉट फॉर द बिल्डिंग ऑफ द नेशन। People say that these are the princely states. It's okay, but they have contributed. And I will be here for about 3 days. Jopasni school function will be my main function, and there is another function, that is the Judicial Academy of High Court. I shall also be visiting there. Thank you everybody. My good wishes to everybody. Thank you. Available on Google Play and App Store. Download it now.